उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन आज जो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं और पूर्व सांसद हैं। महाराजगंज की राजनीति में पंकज चौधरी का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कहा जाता है कि पंकज चौधरी जिसको चाहेंगे उसको नेता बना देंगे, लेकिन उसके नेतागिरी का जो विरोध करते हैं उनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व सांसद हैं। मुलाकात हो गई है महाराजगंज जिला मुख्यालय पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आपके भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं। नौतनवा विधानसभा की राजनीति की जब बात आती है तो कहा जाता है ये राजनीति के साथ साथ पारिवारिक लड़ाई है। तो ये जाति की बात ही इसमें वो नहीं, और पहली दफ़े वीरेंद्र प्रताप शाही के चुनाव लड़ने के कारण, वोटों के विभाजन के कारण अमरमठ त्रिपाठी चुनाव जीते। लेकिन जो आपके विरोधी पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा बनाती हैं कि नौतनवा विधानसभा में यह परिवार एक दूसरे का विरोध तो करता है लेकिन किसी तीसरे को घुसने नहीं देता है। पहली चीज़ तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ कि अमरमठ त्रिपाठी ने जितनी अवैध ज़मीनों पे कटका से लेके गिरहिया से लेकर के जितनी अवैध ज़मीनों पे कब्जा किया था वो मैंने ही खाली करा करके जितने पट्टा धारक थे उनको कब्जा दिलाने का काम किया था। जी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1984 के आंदोलन में जितने अवैध मकान इन लोगों ने कब्जा किया था उसको नौतनवा की जनता ने लूट करके और जिन लोगों की मकान थी उनके सुपुर्द करने का काम किया था। जी। सोनौली से लेके गोरखपुर तक की हम लोगों ने पदयात्रा करके उनके अन्याय और अत्याचार पे अंकुश लगाने का काम किया था। लोग 1991 से आज तक की राजनीति पर तो नज़र डालते हैं, लेकिन इस राजनीति का जो श्री गणेश है वो अन्याय अत्याचार के विरोध में हुआ। अच्छा, महाराजगंज जिले के राजनीति पर आपका एक बड़ा प्रभाव रहा है, लेकिन लगातार सांसद हैं यहाँ पे पंकज चौधरी जो सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। फिर भी आखिर क्यों महाराजगंज को अति पिछड़ा कहा जाता है? तमाम नेता जब बड़ा बड़ा मंच लगाते हैं तो कहते हैं महाराजगंज अति पिछड़ा जिला है। आप भी सांसद रहे हैं। महाराजगंज जनपद कृषि प्रधान जनपद है और एक बार नहीं अनेकों बार देश की संसद में मैंने महाराजगंज के किसानों की समस्या, महाराजगंज के पिछड़ेपन की समस्या को, फरेदा की बंद पड़ी चीनी मिल को, महाराजगंज को रेल लाइन से जोड़ने के सवाल पर मैंने कई बार प्रभावी तरीके से संसद में अपनी आवाज़ उठाया। दुर्भाग्य ये है कि उस समय हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन आप महाराजगंज जिले के विकास के संदर्भ में जब जब मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तभी महाराजगंज जनपद का विकास हुआ है। ये जो जिला मुख्यालय आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही इसका निर्धारण हुआ। गोरखपुर से लेके महाराजगंज तक की सड़क के चौड़ीकरण की जो बात आप देख रहे हैं ये जब मुलायम सिंह यादव जी तीसरी दफ़े मुख्यमंत्री थे तभी ये संपन्न हुआ था। आप जो जिला अस्पताल देख रहे हैं इस जिला अस्पताल के कागजात आप निकाल के देखिए कि मुलायम सिंह यादव जब तीसरी दफ़े मुख्यमंत्री बने तो उसी समय शासनादेश निर्गत हुआ या नहीं हुआ, और मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद पहला धन 2 करोड़ रुपये अवमुक्त होकर के आया कि नहीं आया। महाराजगंज जनपद में अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हर तहसील मुख्यालयों पे 33 केवीए के विद्युत उपकेंद्र अतिरिक्त बनाए गए और नौतनवा विधानसभा में नौतनवा तहसील में 132 का पावर स्टेशन लगभग 80 करोड़ की लागत से बना। महाराजगंज जनपद के लगभग 150 गाँव को समग्र लोहिया विकास से विकसित किया गया। लगभग 50 गाँव को जनेश्वर मिश्र योजना से विकसित करने का काम किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है, महाराजगंज में कुल कितने विधानसभाएं हैं और कितने सीटें आ रही हैं सपा की, ये बताइए, ताकि सभी प्रत्याशी जो हैं आपके टच में हैं और कहीं ना कहीं आप एक महाराजगंज के सपा के बड़े नेता हैं। देखिए, महाराजगंज जनपद का एक अपना अलग चरित्र है। महाराजगंज जनपद का मतदाता केवल पार्टी नहीं देखता है, वो उम्मीदवार भी देखता है। जी। तो जब कल अंतिम नामांकन हो जाएगा तब उस पर हम आपको बता सकते हैं कि लेकिन आज नौतनवा विधानसभा से जो हमारे अनुज प्रत्याशी हैं अभी तक जो जनता के रुझान है उसमें भारी मतों से विजयी हो रहा है। नौतनवा के जो मौजूदा विधायक हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि आप विदेश जाते हैं, मसाज कराने जाते हैं, बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। इस पर क्या कहना होगा आपका? चरित्र ही मेरी पूंजी है और जितनी बार भी मैं विदेश गया हूँ सरकारी दौरे पे गया हूँ और कोई संसद सदस्य सरकारी दौरे पे अकेले जाने का काम नहीं करता है। ये जो मसाज का आरोप है उसका भुक्तभोगी उनका स्वयं परिवार है। आज उसी का परिणाम है कि माता पिता दोनों 17 साल से आजीवन कारावास में जेल में बंद हैं और
जो इनका चरित्र रहा है, इसमें जब भी न्यायालय फैसला देगा तो मैं समझता हूँ कि इनको भी वहीं जाना है। जो विदेश में मसाज कराने की बात है, तो मसाज की सुविधा तो देश में ही बहुत उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। मैं अधिकतर विपक्ष की ही राजनीति किया हूँ, संसद सदस्य रहा हूँ तो भी विपक्ष में रहा हूँ, पहली दफ़े एमएलए बना तब भी विपक्ष में था। मात्र 18 महीने जब मुलायम सिंह यादव जी दूसरी दफ़े मुख्यमंत्री थे तब मैं सत्ता में रहा हूँ। तो अगर मेरा ये चरित्र होता तो ये सरकार मुझे जेल के सलाखों के पीछे रखती। मैं जेल बहुत बार गया हूँ, लेकिन गन्ना आंदोलन के सवाल पे, अन्याय अत्याचार के सवाल पे, माफियाओं के से लड़ने के सवाल पर, रेल रोको आंदोलन करके मैं जेल गया हूँ। गन्ना आंदोलन में जब रामकोला में पढ़ोई हरिजन और जमादार मियाँ मारे गए तो एमएलए रहते हुए मैंने 1992 हाँ, मैं नैनी सेंट्रल जेल में रहा हूँ। विधायक रहते हुए मैं जेल में रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि जेल मैं जनता के हक के लिए गया हूँ। कभी किसी दूसरे अपराध में मैं, जो इन लोगों का जो कृत्य है कि जैसे इनकी पिताजी मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में जेल है, उनकी हत्या के आरोप में उनकी माताजी जेल में है। हालांकि मैं उनकी माताजी को बहुत दोषी नहीं मानता, उसके मूल में अमर मणि जी हैं। वो बेचारी अपने पति के कुकर्मों का प्रायश्चित भुगत रही हैं। मेरी आज भी सहानुभूति इनकी माताजी के साथ। अच्छा, अमन मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि आपके भाई साहब चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, ऐसा बाउंड्री मारूंगा कि एकदम बाउंड्री के बाहर हो जाएंगे और कैच आउट करने वाली तो बात ही नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि वो 5 साल एमएलए रहे लेकिन राजनीति की ABCD का उनको ज्ञान नहीं है। अगर राजनीति की ABCD का ज्ञान होता तो जिस लड़की से प्रेम करके उन्होंने प्रेम विवाह किया था, कम से कम उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध वो नहीं करते। अच्छा, नौतनवा क्षेत्र की हम बात करें, ताकि महाराजगंज की राजनीति पे आपका पकड़ है, लेकिन नौतनवा जो आपका क्षेत्र है, आपके भाई साहब भी पूर्व विधायक रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, लेकिन नौतनवा क्षेत्र अभी वो डेवलप नहीं हो पाया जिस स्तर पे डेवलप होना चाहिए। यहाँ का युवा जो है भटकता रहता है, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का चक्कर काटता रहता है। आपकी उम्र कितनी है? अब मैं 30 साल का हूँ। 30 साल के हैं तो अच्छा है, आप नौजवान हैं और जागरूक पत्रकार हैं। वर्ष 1991 में मैं एमएलए बना जी वर्ष 1993 में मैं दोबारा एमएलए बना। जी सोनौली से गोरखपुर तक की जो सड़क बनी, उसमें अगर चाय पीते हुए भी आप गाड़ी पे जाते तो आपके कप का प्याला हिलता नहीं। चाय पीते हुए भी जाते। अच्छा, वो मेरे कार्यकाल में ही बना। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर जी ने विश्व बैंक परियोजना के तहत सोनौली से बलिया तक की उस सड़क को स्वीकृति दिलाया था। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सोनौली से गोरखपुर तो बन गया बहुत पहले। जी जी दुर्भाग्य है कि सोनौली से गोरखपुर तक तो बहुत पहले बन गया। इधर आ जाइए। हाँ, सोनौली से गोरखपुर तक बहुत पहले सड़क बन गई। उसके बाद सोनौली से देवरिया बना, अच्छा, लेकिन देवरिया से बलिया अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि चंद्रशेखर जी इस दुनिया में नहीं है। और हमारी सड़क 1991 से 1995 तक बन करके तैयार हो गई। जब बड़ी रेल लाइन के परिवर्तन की बात आई तो मैंने इस मुद्दे को भी संसद के अंदर उठाया और सबसे पहले गोरखपुर आनंद नगर नौतनवा रेल लाइन का आमान परिवर्तन हुआ, जबकि उसका नाम था गोरखपुर आनंद नगर गोंडा। आप अगर सिद्धार्थ नगर में जाएंगे तो जब आमान परिवर्तन का शिलान्यास हुआ तो वहाँ उस पत्थर पर मेरा भी नाम अंकित पाएंगे। रेल और सड़क मार्ग दो की नौतनवा तहसील जब मैं पहली दफ़े एमएलए हुआ तो बनना शुरू हुई और दूसरी दफ़े जब एमएलए बना तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसका लोकार्पण किया। अच्छा, एक सवाल हम अब कर ले। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, अभी जो नौतनवा के अंदर निचलौल के अंदर आप केंद्रीय सड़क निधि से जिस सड़क को देख रहे हैं, केंद्रीय सड़क निधि का प्रस्ताव राज्य सरकार बना के केंद्र को भेजती है। अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस प्रस्ताव को भेजा। उस समय सौम्या अग्रवाल जी अधिकारी हुआ करती थी और उस प्रस्ताव पे ये सड़क बन करके तैयार हुई। उसके पहले बॉर्डर डेवलपमेंट प्लान से अखिलेश यादव जी ने ही निचलो ठूठी बारी के 1 किलोमीटर गांव आगे से लेके 7 किलोमीटर की जो बॉर्डर डेवलपमेंट प्लान से सड़क बनाई थी, NHAI के पैटर्न पे बनाई थी। तो विकास का क्या मॉडल होता है ये हमने दिखाया। सिसवा के अंदर 5 किलोमीटर व्यापार विकास निधि से सड़क का निर्माण हुआ। नौतनवा के अंदर व्यापार विकास निधि का सड़क हुआ। उसके पहले नौतनवा की सड़क की क्या दुर्दशा थी आप जाके देखें। दूसरी बात, स्वास्थ्य की दिशा में नौतनवा में जब मैं दूसरी दफ़े एमएलए था तो जिला योजना के अंतर्गत
हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिलाया और उसके लिए अपनी 3 एकड़ ज़मीन, अपने माँ बाप की 3 एकड़ ज़मीन हमने दान दिया। आज 15 करोड़ रुपए में भी नेशनल हाईवे पे वो 3 करोड़ एकड़ ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। आपने अपना ज़मीन दान अपनी ज़मीन दान दिया, आप चल करके देख सकते हैं। आप चल करके उसमें देख, और जो ज़मीन दूसरे किसानों की थी उनको बेचारों को मैंने ज़मीन के बदले ज़मीन दिया, अपनी ज़मीन दिया, अच्छा, वो भी अपनी ज़मीन अपनी ज़मीन दिया। 3 एकड़ हाईवे पे है। उससे पूछिएगा विधायक जी से कि क्या ये कुर्सी का भी उन्होंने इंतजाम कराया है। जो बॉर्डर डेवलपमेंट प्लान से जो मशीनें हैं, वो मशीनें जो है जंग खा रही हैं, उसका तक अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसे 100 बिस्तर का अस्पताल बनवाने का काम हम करेंगे। अच्छा, योगी बाबा कह रहे हैं यूपी में सब बा, अब आप बता दीजिए यूपी में का बा? पहले चरण का मतदान हो रहा है और जो पहले चरण के मतदान में 58 सीटें हैं। क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन करने जा रहा है। कितना सीट आएगा? 58 में 50 सीटें गठबंधन प्राप्त करने जा रहा है। और अगर गाजियाबाद नोएडा नहीं होता तो शायद 3 सीटें इनको मिलती। अच्छा, अखिलेश यादव के घर के ही लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, अर्पणा दो बीजेपी का दामन थाम ली। देखिए, अर्पणा जी कोई राजनीतिक महिला नहीं थी। वो कैंट विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ी, लेकिन जिस मकसद से वो भारतीय जनता पार्टी में गईं, उनका वो मकसद भी भारतीय जनता पार्टी में जाने से पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने उतावलेपन का परिचय दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भारतीय जनता पार्टी में भविष्य उज्जवल हो। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाराजगंज के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी, और महाराजगंज की राजनीति हम लोग चर्चा कर रहे थे। और महाराजगंज की राजनीति को मैं अपने कैमरे से गोरखपुर के एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये पूर्व सांसद हैं, लेकिन यूपी में विधानसभा का चुनाव है। अब 10 तारीख को पता चलेगा कौन होगा यूपी का सरताज, किसके सर पे होगा ताज।